हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट की, और मोल कॉन्सेप्ट को आज हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। आज मैं आपको मोल्स निकालने सिखाऊंगा गैसेस के। तो सबसे पहले गैस को समझना जरूरी है। तो गैस क्या है? तो देखो, अगर आप अपने रूम को ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर मेनली आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक तीसरी भी चीज है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, आप समझ में आ रही है आपको? तो इस दुनिया में जो भी मैटर है, मैटर मतलब जो चीजें हैं, वो तीन तरीके की होती हैं, या हम ये बोल सकते हैं जो मैटर होता है उसको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होगी सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। गैस है, हम देख नहीं पाते लेकिन ऑब्जर्व जरूर कर पाते हैं, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपसे कोई पूछे ये एक सॉलिड है, लिक्विड है, आपको पता तो है सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो मुझे समझाना है कि सॉलिड क्या है, किसी बच्चे को, कोई एलियन आया इस दुनिया में और उसको मुझे बताना है कि ये सॉलिड है, तो उसको मैं समझाऊंगा कैसे, ये सॉलिड क्यों है। तो देखो भाई, इन तीनों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दो चीजों की मदद से। वो दो चीज क्या है? एक तो उनकी शेप और दूसरे उनकी वॉल्यूम। शेप का मतलब क्या? अगर आप किसी भी सॉलिड चीज को देखोगे, जैसे ये पेन है, तो ये जो पेन है ये किसकी कैटेगरी में रखते हैं हम इसको? इस सॉलिड की कैटेगरी में है। सॉलिड की कैटेगरी में क्यों है? तो पहले इसकी शेप की बात करते हैं। तो इसकी जो शेप है ना, वो ऐसी रहेगी। इस पेन को मैं इस रूम में रखूं, दूसरे रूम में लेके जाऊं, मैं इस पेन को अमेरिका लेके जाऊं, इस पेन को कश्मीर में लेके जाऊं, ये पेन ऐसा ही रहेगा। तो इसकी शेप ऐसी रहेगी। तो ये जो सॉलिड होते हैं, इनकी शेप में कोई चेंज नहीं आता, इनकी शेप फिक्स रहती है। शेप फिक्स है इनकी शेप में कोई चेंज नहीं आता है। नो चेंज, या अपन बोल सकते हैं फिक्स शेप। ये सारी चीज यार आप पढ़ चुके हो, मैं बस जल्दी जल्दी आपको रिवाइज कराना चाहता हूं। शेप इनकी फिक्स्ड है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं, मान लो एक गिलास पानी है आपके पास, तो जो पानी है उसकी शेप कैसी है? जैसा गिलास है। अगर आपने उसको बोतल में डाल दिया तो उसकी शेप कैसी है? जैसी बोतल की शेप है। तो ये जो लिक्विड होते हैं उसकी शेप बदल जाती है। आप उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो वैसी शेप ले लेता है। तो जो लिक्विड होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। गैस का क्या कहना है? तो गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती है। गैस को आप जिस कंटेनर में डालोगे गैस उसकी शेप ले लेती है। आपने बलून भरे, अलग अलग टाइप के बलून भरे, तो हम पूछे कि भाई गैस की शेप कैसी है? तो जैसा बलून है वैसी उसकी शेप है। समझ में आ रही है बात? तो गैस की भी कोई शेप फिक्स नहीं होती है जैसे सॉलिड की होती है। गैस की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, नॉट फिक्स्ड। चलो, ये तो आपको पता था। शेप के बाद अगली चीज होती है वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है भाई कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कितनी जगह घेरती है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब जो सॉलिड है उसकी वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स रहती है। मतलब क्या कहना चाहता हूं, ये पेन है, ये सॉलिड है, इसी की मदद से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो पेन है ये अभी जितनी जगह घेर रहा है, अगर इसको मैं दूसरे रूम में लेके जाऊंगा या कहीं और लेके जाऊंगा तो ये जगह ज्यादा घेरने लगेगा क्या? ऐसा है क्या? नहीं ना। इतनी जगह घेरेगा जितना अभी घेर रहा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये पेन सॉलिड है, पेन की जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है। ये भी क्या है? फिक्स्ड है। अच्छा, लिक्विड का क्या है? अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, अगर वो बकेट में डाल दिया 2 लीटर हो गया क्या? या 1 ही लीटर रहा? 1 ही लीटर रहेगा ना। तो जो लिक्विड होते हैं उसकी शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। वो कितनी जगह घेरेगा ये फिक्स है। उस पानी का आप कहीं दूसरे रूम में लेके जाओ, वो पानी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी वॉल्यूम क्या रहती है? फिक्स रहती है। पानी 1 लीटर ही रहेगा, ये फिक्स रहती है। गैस की वॉल्यूम का क्या सीन है? तो गैस कितनी जगह घेरेगी वो फिक्स नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है।
कैसे चेंज हो जाता है? कंटेनर के हिसाब से। क्या कहना चाहता हूं, मान लो मेरे पास एक ये बोतल है और इस बोतल के अंदर अभी तो पानी है, मान लो इस बोतल के अंदर मैं गैस को रखता हूं, तो गैस की वॉल्यूम कितनी है? जितनी इस बोतल की वॉल्यूम है। गैस ने कितनी जगह घेर रखी है? जितनी ये बोतल है, इससे बाहर नहीं जा रही है गैस, इसके अंदर ही है। तो गैस की वॉल्यूम कितनी? जितनी ये बोतल है, 1 लीटर। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन कर दूंगा तो गैस कहां जाएगी? बाहर जाएगी। ये जो मेरा रूम है इसमें पूरे रूम में फैलेगी, है ना। तो गैस ने कितनी जगह घेर ली? जितना पूरा रूम है। तो अब गैस की वॉल्यूम कितनी? अब जितने रूम की वॉल्यूम है। समझ में आ रही है बात? तो गैस जो होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो कंटेनर पे डिपेंड करती है। अगर बड़े कंटेनर में रखोगे तो वो सेम गैस ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। अगर उसी गैस को आप छोटे कंटेनर में रख दोगे तो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में? तो गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है, कुछ भी चीज उसकी फिक्स नहीं है, कंटेनर पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं आपको। सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे, अगर हम उसको अंदर से देखते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द चीजों को, कोई भी चीज सॉलिड है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने क्लास 9th में सीखा था। सारे सॉलिड को नहीं, जैसे मैं भी सॉलिड हूं, क्या मुझे गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मैं नहीं रहूंगा, लेकिन अगर हमने गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश की तो मुझे गर्म करना पड़े, गर्म करेंगे तो मैं डिकम्पोज कर जाता हूं। तो अगर कोई चीज डिकम्पोज नहीं करती है तो इजी, मतलब फिर किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिस चीज से वो पास होते हैं, जिससे कोई चीज सॉलिड बनी थी, जैसे पेन है तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, वो बिल्कुल पास है। लिक्विड में थोड़ा सा दूर है और ये फ्री मूवमेंट कर पाते हैं, मतलब है ये भी पास में, ज्यादा दूर नहीं है लेकिन इनसे थोड़ा सा दूर है। और इसमें ना मूवमेंट पॉसिबल है पार्टिकल्स की, इसमें मूवमेंट नहीं होती, एक जगह पे फिक्स होते हैं, बांध के रखते हैं एक दूसरे को, ये इसलिए सॉलिड हार्ड रहते हैं। लिक्विड इसलिए फ्लूइड रहते हैं, घूम पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये मूवमेंट कर पाते हैं, इधर उधर घूम पाते हैं, इसलिए लिक्विड फ्लूइड होता है, इधर उधर घूमता रहता है। गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल बहुत ही दूर दूर रहते हैं, बहुत ही दूर दूर, और फ्रीली मूवमेंट करते हैं, इधर उधर मजे से जाते हैं, कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं होती। ये ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, इनको ये खींच के रखते हैं एक दूसरे को, पास पास रहते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री नहीं है कहीं भी जाने के लिए। गैस में बिल्कुल फ्री, अगर छोड़ दो तो उड़ जाएंगे कहीं, ये पार्टिकल कहीं और ही पहुंचेगा। लिक्विड में ऐसा नहीं है, ये इसके साथ ही चिपका रहेगा और घूमते रहेंगे इधर उधर। समझ में आ रही बात? ये सॉलिड लिक्विड गैस। अब गैस को तो अगर हमें बहुत अच्छे से समझना है तो मुझे 3 चीज आपको सिखानी पड़ेंगी, 3 चीजों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। अगर गैस की अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो देखो, हम फिजिकल केमिस्ट्री से डील कर रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेशंस करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। तो अगर हमें गैस की मेजरमेंट्स करनी है, गैस के बारे में मतलब कुछ जानना है, तो 3 चीजें जाननी जरूरी है। वो 3 चीज कौन सी है? एक है वॉल्यूम, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर, और चौथी चीज होती है मोल। और इसके बारे में तो आपको पता ही है, इसके बारे में तो हम पढ़ रहे हैं, तो ये सिखाना है, ये सिखाना है, ये सिखाना है, इन 3 के बारे में सिखाना है। तो चलिए पहले वॉल्यूम को पकड़ते हैं, वॉल्यूम को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम? देखो भाई, ये जो लेक्चर है ना, इसमें हो सकता है आप बोर हो जाओ थोड़े से, क्योंकि इसमें सारी चीज वो है जो आपने कभी पहले पढ़ी, कुछ ज्यादा नया नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा नया आएगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो बस रिवाइज कराने की कोशिश है मेरी। तो वॉल्यूम क्या है पहले इसको समझेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है। देखो 2 चीज होती है, एक मास होता है, एक वॉल्यूम होती है। मास का मतलब होता है कोई भी चीज है उसका मैटर का कंटेंट कितना है, मतलब मैं हूं तो मेरे अंदर कितना मैटर है, वो मेरा मास है। मेरी वॉल्यूम क्या है? मेरी वॉल्यूम का मतलब है मैं कितनी जगह घेर रहा हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलो मेरे पास लोहा है और 1 किलो रुई है,
वॉल्यूम किसकी ज्यादा है? वॉल्यूम किसकी ज्यादा है? मास तो दोनों का सेम है, वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी? जगह ज्यादा कौन घेरेगा? कॉटन घेरेगी, रुई घेरेगी। समझ में आ रही है बात? तो वॉल्यूम का मतलब जो जितना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो हम बोलते हैं उसकी वॉल्यूम ज्यादा है। क्लियर है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब वॉल्यूम को मेजर कैसे करते हैं हम? उसकी जिस भी चीज को हम मेजर करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें चीजों को मेजर करना है। तो जब भी किसी चीज को मेजर किया जाता है उसकी कुछ यूनिट होती है जिसमें हम मेजर करते हैं। जैसे वजन को मेजर करना है तो केजी, ग्राम, ऐसे मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? वॉल्यूम बताइए। तो वॉल्यूम को मेजर किस में करते हैं? मे बी आपको पता हो तो हम इसको लीटर में भी मेजर करते हैं। जैसे दूध है, दूध 1 लीटर, 2 लीटर। तेल जब लेके आते हो तो लीटर में ही मेजर करते हैं, है ना? एमएल में ही मेजर कर सकते हो। और किस में मेजर करते हैं? अगर हम केमिस्ट्री के अंदर आए या फिजिक्स के अंदर आए तो वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में और डेसीमीटर क्यूब में, इनमें। तो इन तीनों चीजों को हमें समझना है। देखो ये तो आपको पता है, आप बचपन से जानते हो 1 लीटर में कितने एमएल है, ये दोनों आप जानते हो। ये हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इनका हम यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर या फिर आप बोल सकते हैं फिजिक्स के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। अब हमें बस यही समझना है कि इनमें क्या रिलेशन है, ये आपको पता हो, और कुछ नहीं ज्यादा मैं आपको सिखाना चाहता। मैं बस इतना सिखाना चाहता हूं कि आपको बस ये पता रहे लीटर से मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब इनमें कैसे आए। ये दोनों तो आपको पता है, ये डेली लाइफ में यूज होते हैं और ये साइंस में यूज होते हैं। तो इनसे इसमें खेलना आपको आना चाहिए। ठीक है? कैसे? तो चलिए आपको मैं सिखाता हूं। तो देखो, सबसे पहले आप ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये पता है आपको? पता है। अच्छा, अब आप ये बताओ मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर, इनमें सबसे बड़ा कौन? आप सब जानते हो सबसे बड़ा मीटर। डेसीमीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा? सेंटीमीटर या डेसीमीटर? तो डेसीमीटर बड़ा होता है। तो 1 डेसीमीटर कितना होता है? ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर होता है आपका 10 सेंटीमीटर के इक्वल। 1 डेसीमीटर के अंदर 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं, तो कितने होते हैं? 10 डेसीमीटर। बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर ये आपको पता है, और 1 डेसीमीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। ये आज आपको पता लग गया। क्लियर है? अब इनका थोड़ा आइडिया लेते हैं कि ये जो दिख रहा है इसको, यस, यहां रखते हैं। अब इनका थोड़ा आइडिया लेते हैं, 1 मीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर कितना होता है। तो देखो, जो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर आपने स्केल तो देखा ही होगा भाई। तो स्केल के अंदर वो जो छोटी सी लाइन होती है, आप स्केल देखना, वहां पे सेंटीमीटर देखना, तो सेंटीमीटर ना बहुत छोटा सा रहता है, लगभग इतना सा, इससे भी कम। अगर मैं डेसीमीटर की बात करूं, ये 1 सेंटीमीटर आप समझिए, 1 सेंटीमीटर। ठीक है? अगर मैं डेसीमीटर की बात करूं तो डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो 10 सेंटीमीटर आपका स्केल, जो छोटा वाला स्केल होता है, वो 12 सेंटीमीटर का होता है, 12 से 15 का। तो 10 सेंटीमीटर मतलब उस स्केल से छोटा थोड़ा सा, तो लगभग इतना मान लीजिए। ये हो गया आपका 1 डेसीमीटर। ठीक है? 1 मीटर कितना होता है? तो अगर आप जो कपड़े बेचता है, दूसरे वाले कपड़े जो सिलवाने पड़ते हैं, तो उसके पास जाओगे तो ऐसे एक उसके पास ऐसे मेजर करता हुआ, ऐसे ऐसे, है ना? तो लगभग इतना 1 मीटर होता है, 1 मीटर। अभी मैं 1 मीटर यहां तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो 1 मीटर लगभग इतना रहता है। ठीक है? वॉल्यूम का क्या मतलब है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि भाई कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 3D में देखा जाता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर साइड का एक क्यूब बना दिया।
और उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब है, उसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो उस क्यूब की वॉल्यूम कितनी होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से अगर आप 1 डेसीमीटर साइड का एक क्यूब बनाओगे, वो लगभग इतना बड़ा बनेगा, और इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी होगी 1 डेसीमीटर क्यूब। कुछ समझ रहा है? अगर ऐसे ही आप 1 मीटर, इतने मीटर का एक बड़ा सा क्यूब बनाओगे, अब ये क्यूब बहुत बड़ा ही बन जाएगा यार, यहां पे मैं बना नहीं सकता, यहां पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी समझ में आएगा आपको। ये लगभग 1 मीटर क्यूब है। अब आपको बस मेरे 2 छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर देना है। आपको यह बताना है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब छोटा सा है, 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब, इन तीनों में 1 लीटर के आसपास आपको कौन सा दिख रहा है? 1 लीटर तो आपको पता ही है कितना होता है, लगभग पता है ना। 1 लीटर तो देखा ही होगा भाई, 1 लीटर पानी की बोतल तो देखी होगी ना। तो किसके आसपास दिख रही है? इस छोटे से क्यूब के आसपास? ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो लगभग 1 चम्मच जितना पानी है। और ये, इसके बारे में देखते हैं, और इसका हमें पता है ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 मीटर इतना होता है। इतना बड़ा अगर क्यूब बनाओगे, इसकी वॉल्यूम बहुत बड़ी बनेगी, लगभग आपके पानी की टंकी जितनी। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रही है? तो ये जो 1 डेसीमीटर क्यूब है, ये लगभग 1 लीटर के आसपास आपको दिखेगा। अगर 10 डेसीमीटर का अगर आप एक क्यूब बनाओगे, लगभग इतना बड़ा क्यूब बनेगा, तो उसकी जो वॉल्यूम आएगी वो 1 लीटर के आसपास, 1 लीटर ही आती है, आसपास नहीं, 1 लीटर ही होती है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। और ये जो छोटा क्यूब बना 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 ml के इक्वल होता है। और ये 1 मीटर क्यूब है। आपकी पानी की टंकी लगभग कितने लीटर की होती है? 1000 लीटर। तो ये 1000 लीटर के आसपास होता है। तो चीजों को हमें रटना नहीं है, समझना है, विजुलाइज करना है, देखना है। एक बार दिखने लगी चीजें तो याद तो अपने आप हो जाते, फिर हम उनको भूलते नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया? मैंने आपको यह समझाया कि यार देखो, 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के इक्वल। 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? तो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है आपका 1 लीटर के इक्वल। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो छोटा होता है, और ये कितना होता है आपके 1 ml के इक्वल। समझ में आ रही है बात? इनको इसमें कैसे चेंज करना है? मीटर क्यूब को डेसीमीटर में, या डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कैसे चेंज करना है, ये आता है। तो देखो, इसको चेंज करना आसान है। 1 मीटर क्यूब है, इसको सेंटीमीटर में करना है। तो आपको ये पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताओ। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका क्यूब कर दो। ये कितना हो गया? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से मीटर से अगर आप डेसीमीटर में जाना चाहते हो, तो मीटर को आप क्या कर दो? 10 डेसीमीटर कर दो, और फिर इसका क्यूब करो, तो 1 मीटर क्यूब आ जाएगा 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब। आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। बस इतना ध्यान रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, कि भाई 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर या कितने ml। क्लियर है? तो अगर इसको मैं आपसे हटा दूं, अब बताओ 1 मीटर क्यूब जो होता है उसमें कितने लीटर? मीटर क्यूब इतना बड़ा, तो कितने लीटर? 1000 लीटर। और 1 डेसीमीटर इतना रहता है, 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने लीटर? 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना सा रहता है, 1 चम्मच, तो वो लगभग 1 ml के इक्वल। ठीक है, वॉल्यूम आपको समझ में आ गई। कन्वर्ट करना जरूरी था, वो आपको मैंने बता दिया कैसे कन्वर्जन करते हैं। अगली चीज पे चलते हैं। अगली चीज होती है प्रेशर। प्रेशर को समझेंगे अब। तो ये प्रेशर क्या चीज है यार? प्रेशर तो आपने ये सुना भी होगा, फिजिक्स में प्रेशर, है ना। तो प्रेशर क्या होता है? तो जब भी मैं पूछता हूं क्लास में, तो बच्चे बोलते हैं कि सर फोर्स अपॉन एरिया। यस, यही होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर फोर्स से कैसे अलग है? तो देखो, सामने मैं दिख रहा हूं, मेरे दोनों हाथ हैं, मैं दोनों हाथ पे सेम फोर्स लगा रहा हूं, दोनों हाथ से।
लेकिन एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है, फोर्स दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो किस तरफ प्रेशर ज्यादा है? जिस तरफ मेरी मैं उंगली से फोर्स लगा रहा हूं, इस तरफ मेरा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ मेरा प्रेशर, मैं ज्यादा प्रेशर लगा रहा हूं। तो प्रेशर का मतलब होता है आप कितने कम एरिया में फोर्स लगा रहे हो। अगर कम एरिया में फोर्स लगा रहे हो तो आपका प्रेशर बढ़ जाता है। ये ऐसे भाई ऐसे चुभाना किसी चीज को, है ना, और ऐसे करना, तो इसमें प्रेशर कम लग रहा है, इसमें प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो प्रेशर का मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे यार। देखो, हमें थोड़ा सा आइडिया लेना है, ये फिजिक्स की ज्यादा डिटेल में आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स नहीं, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसकी आप यूनिट देखो, अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं तो इसकी यूनिट क्या आएगी? पास्कल। यस, इसको बोला जाता है न्यूटन, ये मीटर स्क्वायर, और इसको आप न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही आप पास्कल बोलते हो। यही आपका पास्कल होता है। प्रेशर और किस चीज में मेजर किया जाता है? प्रेशर की और भी यूनिट्स होती होंगी, आपने सुनी है क्या प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं? तो प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है। प्रेशर की बहुत सारी यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है? तो भाई एक एटीएम भी है, उसके अलावा पास्कल तो मैंने बता दिया, एटीएम है, पास्कल है, पीएसआई भी होती है। हमें पीएसआई वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता। पीएसआई होती है जो गाड़ी के टायर होते हैं उसमें जो हवा भरी जाती है, वो पीएसआई में भरी जाती है। पास्कल, एटीएम, और क्या है? पास्कल, एटीएम हो गया। उसके बाद एक एमएमएचजी होता है। क्या होता है ये अभी बताऊंगा। और क्या रहता है? और आपका बार रहता है और टोर रहता है। तो ये 4-5 यूनिट है प्रेशर की, इनको हमें जानना जरूरी है क्योंकि बार बार आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं सारी ये। तो पहले इनको समझेंगे। एटीएम क्या होता है? एटीएम को बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ रहे हैं। एटमॉस्फेरिक, अरे भाई स्पेलिंग ही भूल गया मैं तो एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो भाई, अभी आप जहां पे खड़े हो, हम जहां पे खड़े हैं, तो हमारे आसपास कोई चीज है जो हमें दिख नहीं रही है। वो क्या है? एयर है। और एयर हमें पता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी रहती है, और वो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हवा में तैर रहे हैं, अभी भी हैं आपके आसपास, और वो आके आपसे टकराते रहते हैं, आपके चेहरे पे, आपकी बॉडी पे। आपको पता नहीं चलता है क्योंकि आप हैबिचुएट हो चुके हो। तो वो जो पार्टिकल आके आपकी बॉडी पे टकरा रहे हैं वो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगेगा तो प्रेशर आएगा, है ना। तो ये जो अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, अपने आसपास जो हवा है, उसी को हम एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। ये जो अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आके हमसे टकराते हैं, हम पे फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, और जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या समझ में आया? अपना जो एटमॉस्फेयर है वो हम पे प्रेशर लगा रहा है। कैसे प्रेशर लगा रहा है? क्योंकि उस एटमॉस्फेयर के अंदर गैस है, गैस के अंदर पार्टिकल है, वो आके हमसे टकराते हैं, वो फोर्स लगाते हैं, और उसकी वजह से प्रेशर हमारे ऊपर लगता है। तो हमें वो ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि हम हैबिचुएट हो चुके हैं, बचपन से उस एनवायरमेंट में रहे हैं। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, आपको एक मजेदार चीज बताता हूं। चलो, अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो ना, तो आप जो स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, वो ना पी पाते। तो जो हम स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो एटमॉस्फेयर की मदद से पीते हैं। कैसे पीते हैं? हम नहीं पीते, एटमॉस्फेयर हमें पिलाता है। कैसे? तो समझना। तो देखो, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो कैसे पीते हो? मान लो यहां पे कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, ये कोल्ड ड्रिंक है एक गिलास में, और यहां पे एक स्ट्रॉ लगा रखी है आपने। तो जब आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो देखो, सुनना, समझना, यहां पे है ना,
यहां पे एटमॉस्फेयर है, गैस है यहां पे चारों तरफ, और इस स्ट्रो के अंदर भी गैस है। ठीक है, ये जो है ये पार्टिकल यहां आके टकराते रहते हैं, यहां पे प्रेशर लगाते रहते हैं, और ये जो अंदर है ये भी इसके ऊपर प्रेशर लगा के रखते हैं। ठीक है, अब जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो तो आप क्या करते हो, यहां मुंह लगा के ये इसको सक करते हो। सक करते हो तो मतलब यहां पे जो ये जो पार्टिकल है ना, इनको खींच लेते हो। जैसे इन पार्टिकल को खींचा, बाहर से तो प्रेशर लग रहा है लेकिन अंदर से कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं बचता, तो ये जो बाहर का एटमॉस्फेयर अपने आप इस लिक्विड को ऊपर की तरफ धकेल देता है। अगर ये प्रेशर ना होता, अगर ये प्रेशर ना होता, बाहर का प्रेशर ना होता, तब तो इस लिक्विड का ऊपर जाना, आपके मुंह में जाना बहुत डिफिकल्ट होता। आपको तब पता लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज है। तो हम जो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो हम नहीं पी रहे, वो एटमॉस्फेयर हमें पिलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये तो आपको समझा, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है बैरोमीटर। बार ये प्रेशर की यूनिट है इसलिए इससे पड़ गया बैरोमीटर। तो मीटर कहीं पे भी आए तो मीटर का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करने के लिए। तो बैरोमीटर क्या होता है, आप इसको खुद बना भी सकते हो, सिंपल सा एक डिवाइस होता है। बैरोमीटर कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या है, तो देखिए आप खुद भी बना सकते हो। एक बर्तन लेना है, बर्तन मतलब एक ऐसा वेसल लेना है, उसके अंदर आपको कोई भी लिक्विड भर सकते हो आप, उससे बैरोमीटर बन सकता है। लेकिन जनरली हम यहां पे मर्क्यूरी लेके चलते हैं। मर्क्यूरी, एक लिक्विड लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर एक ऐसे ग्लास की ट्यूब ली और उसको ढक दिया। और ये जो ग्लास की ट्यूब है ना, अंदर से बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। अगर इसके अंदर कुछ होगा तब काम नहीं चलेगा, ये बिल्कुल खाली होना चाहिए, मतलब इसके अंदर वैक्यूम होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे भी करो आप, इसके अंदर से गैस, जो भी गैस रहेगी, एयर रहेगी, वो आपको निकाल के तभी ढकना है, मतलब इसके अंदर कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहां पे क्या हो सकता है आपको ये बताना है। देखो यहां पे एटमॉस्फेयर है, यहां पे भी क्या है, एटमॉस्फेयर है, और यहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर है क्या, इसके अंदर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यहां तो अंदर तो वैक्यूम में कुछ है ही नहीं। अब क्या होगा आप सोचो, थोड़ा सा 1 मिनट लीजिए, रुकिए, सोचिए क्या हो सकता है। तो देखो एक चीज तो तय है कि ये जो पार्टिकल है ये आके इस लिक्विड से टकराएंगे, ये टकराएंगे, ये टकराएंगे, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब इस पे फोर्स लगेगा तो लिक्विड कहां जाएगा, यहां से भी फोर्स लग रहा है, यहां से भी, ऊपर, यहां से फोर्स नहीं लग रहा है तो लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। ये लिक्विड ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, ऊपर चढ़ जाएगा। और कितना चढ़ जाता है ये लिक्विड कितना चढ़ जाता है, तो ये मैं आपको अभी 1 मिनट में बता रहा हूं। तो देखो ये लिक्विड कितना चढ़ेगा ये डिपेंड करता है बाहर से प्रेशर कितना लग रहा है। अगर प्रेशर ज्यादा लगा तो लिक्विड को ज्यादा चढ़ा देगा, अगर प्रेशर कम लगा तो लिक्विड कम चढ़ेगा। तो इस डिवाइस की मदद से हम अपने एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करते हैं, और हर जगह का प्रेशर अलग अलग होता है। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे तो प्रेशर कम हो जाता है, समुद्र के किनारे जाओगे तो प्रेशर बढ़ जाता है। और ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इसी की मदद से हम ये पता लगा पाते हैं कि मौसम कैसा है। मतलब जब आंधी तूफान आते हैं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर बदलने लगता है, तो उससे आइडिया लगने लगता है मौसम के बारे में हमें। तो ये सिंपल सा डिवाइस है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए, इसको बैरोमीटर बोला जाता है। अभी कितना राइज होता है, तो ये जगह मतलब लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम एक समुद्र के किनारे जाएं और वहां जाके इसको हम चेक करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो ये 760 mm चढ़ जाता है। mm इस हाइट तक राइज करता है। समुद्र के किनारों 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना राइज करता है, 760 mm।
1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो 76 सेंटीमीटर ये राइज कर जाता है। 76 सेंटीमीटर बहुत होता है। 76 सेंटीमीटर कितना हो गया? तो आपका जो स्केल रहता है वो छोटे वाला वो कितने का रहता है? 12 से 15 सेंटीमीटर का। उस स्केल के कितने गुना हो गया आप देख लो, 5 गुना 5 6 7 गुना उस स्केल लगाओगे लगभग इतना चढ़ जाता है। तो ये बैरोमीटर, अगर ये मर्क्यूरी लिया तब इतना चढ़ रहा है, कुछ और पानी वानी ले लिया तो बहुत ही ऊपर चढ़ जाता है। इतना होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर बहुत होता है। हम मतलब अडेप्ट कर चुके हैं उस चीज को, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन 1 ATM बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो 1 ATM कितना है, तो 1 ATM है आपका 760 mm ऑफ Hg। इसी को कई बार लोग 760 टोर भी बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे टोर्सली, उनकी याद में, तो 760 टोर भी बोला जाता है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टोर। 1 टोर किसको बोला जाता है? 1 टोर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या भाई? कोशिश तो कर रहा हूं मैं आपको कुछ समझाने की। तो देखो, आपको ATM समझ गया, mm Hg समझ गया, टोर समझ गया, ये तीनों चीज क्लियर है। एक ATM में कितने mm Hg? 760 mm Hg। एक ATM में कितने टोर? 760 टोर। अब हम इसको समझेंगे, ये पास्कल और ये बार को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहले पास्कल को समझते हैं। तो यहीं पे आते हैं, पास्कल क्या है? तो पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? पास्कल क्या है? तो ये जो अपना प्रेशर है, ये जो प्रेशर लगा, ये जो यहां पे जो प्रेशर लग रहा है, ये कितना लग रहा है? 760 mm Hg, या हम बोल सकते हैं ये कितना है? 1 ATM। देखो, एक लॉ है फिजिक्स में, आई थिंक उसको पास्कल लॉ बोलते हैं, और जो भी है लॉ मैं आपको बता रहा हूं क्या है लॉ, उस लॉ पे फोकस करना। अगर कभी भी हाइट सेम होती है तो प्रेशर सेम लगता है। एक हाइट पे प्रेशर सेम होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो क्या कहना चाहता हूं, यहां पे जो प्रेशर है, इस जगह पे जो प्रेशर है, और इस जगह पे जो प्रेशर है, इस जगह पे जो प्रेशर है, तीनों जगह पे प्रेशर सेम होगा। यहां पे कितना प्रेशर है? तो यहां पे कौन प्रेशर लगा रहा है? ऊपर से एटमॉस्फेयर लगा रहा है। यहां पे कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर लगा रहा है। यहां पे कौन लगा रहा है? यहां तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। तो ऊपर, इसके ऊपर जो लिक्विड है वो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। प्रेशर कैसे लगाएगा? क्यों लगाएगा? तो ये जो लिक्विड है इसका वजन तो होगा, वजन होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो प्रेशर आएगा। तो यहां पे जो प्रेशर लगा रहा है कौन लगा रहा है? एटमॉस्फेयर। और यहां पे जो प्रेशर लगा रहा है कौन लगा रहा है? लिक्विड। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि भाई प्रेशर एटमॉस्फेयर का इज इक्वल टू प्रेशर लिक्विड का। अब लिक्विड का जो प्रेशर मेजर करते हैं वो कैसे मेजर करते हैं? तो एक फॉर्मूला होता है लिक्विड के प्रेशर को मेजर करने का, H ρg। ये फिजिक्स में पढ़ते हो आप, आपका एक चैप्टर है फ्लूइड्स, उसमें आप पढ़ोगे इस फॉर्मूले को, प्रेशर इज इक्वल टू H ρg। काफी लेट आने वाला है लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। एक ये फॉर्मूला होता है H ρg। ये आया कहां से? आप ये पूछो आया कहां से, तो बता देता हूं ये आया कहां से। सिंपल है, अपना ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये इसी से आया है। कैसे आया है? तो देखो, इससे समझते हैं। यहां पे वो लिक्विड था उस ट्यूब के अंदर, इतना राइज किया था, इतना राइज किया था, ठीक है? ये इसकी हाइट है, ये लिक्विड है। अगर मैं इस चीज को H से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, समझने की कोशिश करना, अगर आप समझ पाए तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो लिक्विड है इसका मुझे इस जगह पे प्रेशर चेक करना है, तो वो कैसे होगा? तो देखो, मैंने इसको H से मल्टीप्लाई किया, और ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसकी वजह से? इस लिक्विड की वजह से। तो फोर्स है उसको मैं लिखता हूं mg, और ये H SI, और ये एरिया इंटू हाइट ये बन जाता है वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट ये क्या बन जाता है? वॉल्यूम। यार पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। देखो, जैसे आप एक इसकी वॉल्यूम निकालते हो सिलेंडर की, तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हो? ये इसका एरिया है, एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर,
और ये इसकी क्या है, हाइट। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। बेसिक फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम का वो होता है एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम कहलाया जाता है। तो एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम बन गया। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम ये क्या बन गई, डेंसिटी। डेंसिटी को मैं रो से दिखा रहा हूं, ये एच और ये जी। तो प्रेशर का फॉर्मूला जो आ रहा है एच रो जी, वो यहां से आ रहा है फोर्स अपॉन एरिया से। समझ में आ रहा है? तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको किसी भी लिक्विड का प्रेशर मेजर करने का फॉर्मूला है। मान लो आपने देखा भी होगा जब आप स्विमिंग पूल या पानी में जाते हो तो आप जितना पानी के नीचे जाने की कोशिश करो तो उतना ही प्रेशर लगता है। आपने एक मूवी भी कोई मूवी देखी होगी, उसमें भी देखा होगा जब सबमरीन्स वगैरह बहुत नीचे जाती है पानी के तो वहां पे प्रेशर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है? तो देखो भाई ये फॉर्मूला है P इजिकल टू एच रो जी। ये एच क्या है कि भाई पानी की कितनी डेप्थ में जा रहे हो, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर आप यहां पे हो तो यहां पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, अगर आप यहां पे हो तो प्रेशर कम लगेगा। और ऑब्वियस सी बात है ऊपर लिक्विड कम है, अगर नीचे गए तो लिक्विड ज्यादा हो गया तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो किसी भी लिक्विड का अगर प्रेशर मेजर करना है किसी भी डेप्थ में तो ये फॉर्मूला होता है एच रो जी। क्लियर है? कहां गए हम यहां पे थे। तो मुझे ये जो लिक्विड है कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी। तो इस लिक्विड का यहां पे प्रेशर मेजर करना है तो मैं कैसे मेजर करूंगा, तो देखिए एटमॉस्फेयर का मुझे प्रेशर मेजर करना है, फॉर्मूला है लिक्विड का एच रो जी। हाइट कितनी गई 760 mm, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी, मर्क्यूरी की डेंसिटी। जी कितना लिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है ना जी, इसलिए। अब देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे और एसआई यूनिट में, ये जो पास्कल जो यूनिट है वो एसआई यूनिट है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, एमएम को आपको मीटर में लेके आना पड़ेगा, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, सारी चीज करनी पड़ेगी। मैं इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहता भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं आपको बस बता रहा हूं ये कहां से आया। तो 1 ATM जो आएगा ये आएगा 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एक एटीएम इतने पास्कल के इक्वल होता है। इसको जब आप मेजर करोगे तो पास्कल में इसका आंसर आएगा क्योंकि ऐसा यूनिट होगी। तो 1 ATM इतने पास्कल के इक्वल होता है। इसको आप थोड़ा सा अप्रोक्स कर सकते हो लेकिन वो थोड़ी देर बाद करेंगे। तो एक एटीएम 1 ATM कितने पास्कल के इक्वल 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और एक जो बार होता है वो 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, 1 बार कितने पास्कल के इक्वल 10 की पावर 5। तो 1 ATM और 1 बार कितना हो 1 ATM इज 1.01325 और 10 की पावर 5 पास्कल की क्या लिखता हूं बार। ये है बस। अब आपको याद करने में बड़ी डिफिकल्टी आएगी तो थोड़ा मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं चीजों को। ये प्रेशर वाली चीज हमारी हो गई खत्म। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यार, अगर मैं एक एटीएम की बात करूं तो 1 ATM कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, 1 ATM अगर मैं टोर में बात करूं तो कितना टोर लिख सकता हूं 760 टोर लिख सकता हूं। ठीक है, 1 ATM अगर मैं पास्कल में लिखूं तो ये होता है 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब ये जो याद करना है ना ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, तो आप ये लगभग 1 ही तो है, आप इसको 10 की पावर 5 पास्कल पकड़ लो यार, 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, 1 ATM है वो कितने बार के इक्वल, तो एग्जैक्ट इतने बार होता है 1325 बार, लेकिन ये लगभग 1 ही तो है यार। 1 ATM और 1 बार अप्रोक्स इक्वल होते हैं। हम अप्रोक्स में अधिकतर यूज करेंगे। 1 ATM और 1 बार को लगभग सेम ही पकड़ो, लेकिन एग्जैक्ट अगर मैं एक्चुअल में बात करूं, रियल वैल्यू की बात करूं तो ATM बड़ा होता है, सबसे बड़ा ATM होता है इनमें। तो ATM पास्कल की बात करें तो 10 की पावर 5 पास्कल, ये अप्रोक्स आप ध्यान में रख सकते हो। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया प्रेशर के बारे में। वीडियो काफी लंबी हो गई, कितनी लंबी हो चुकी है अभी 42 मिनट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा और है
थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो थोड़ा से और चीजें हैं उनको, और अब ये गैस वाला बता रहा हूं तो इसको इस वीडियो में ही कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो थोड़ी देर, एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, फिर आ जाना। तो मैं आगे चल रहा हूं। उसके बाद जो अगली चीज मुझे बतानी है वो बताना है आपको टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? तो टेम्परेचर आपको बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी चीज कितनी ठंडी है या गर्म है, ये टेम्परेचर से पता लगता है। टेम्परेचर हम किस चीज में मेजर करते हैं? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है। एक है सेल्सियस, एक है केल्विन, एक होती है फ़ारेनहाइट। हमें केमिस्ट्री में एक यूनिट लगती है, उसी का हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं केल्विन स्केल। वो हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, उसकी जीरो असली जीरो है। केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं होता। जीरो केल्विन मतलब लोएस्ट टेम्परेचर है, आज तक कोई पहुंचा नहीं है। जिस दिन पहुंच जाएगा बहुत बड़ा चीज हो जाएगी। जीरो केल्विन तक आज तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो। तो हम जो केमिस्ट्री में जितने फॉर्मूले रहेंगे, जब भी कुछ करना रहेगा हमें टेम्परेचर का, तो हम केल्विन में ही यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाना है। फ़ारेनहाइट का आप फिजिक्स में पढ़ लेना, फिजिक्स में पढ़ाएंगे, और वैसे मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। अभी जो मेरे लिए जरूरी है मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, मैं उसके हिसाब से जा रहा हूं। तो देखो, अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाए और आपको उसको केल्विन में करना है, तो केल्विन में करना है तो आप जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया जाए उसमें 273 ऐड कर दीजिए। एग्जैक्ट तो 273.15 होता है, लेकिन हम अप्रोक्स लेके चलते हैं। अप्रोक्स आप कितना यूज कर सकते हो? 273 यूज कर सकते हो। जैसे किसी ने बोला 0 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन, तो आप 0 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो कितना हो गया? 273 केल्विन। अगर किसी ने बोला 27 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन, तो आप बोल सकते हो 300 केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में हमें नहीं जाना यार, हमें सेल्सियस से केल्विन में ही जाना है। तो हमें केल्विन टेम्परेचर चाहिए, तो केल्विन में कैसे आना, बस इतना पता हो। केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाना आप देख लो, 273 माइनस करना है, और क्या। बाद में सिखाऊंगा एग्जैक्टली कि फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस इनमें कैसे जाना है, फिजिक्स में ही पढ़ते हो। अभी मोल कॉन्सेप्ट के लिए हमें बस इतना ही चाहिए, तो जितना हमें चाहिए उतना ही हम करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको एक बार फिर से बताने वाला हूं। एक चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जेई वालों के लिए। नीट में वो चैप्टर नहीं है, जेई एडवांस में वो टॉपिक है, तो वहां पे मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नीट में अभी ज्यादा कुछ जरूरत है नहीं, फिजिक्स में आप पढ़ लोगे, हमारे लिए अभी के लिए ये काफी, इससे हमारा काम बन जाता है केल्विन में कैसे आना है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया। वॉल्यूम में क्या 3 चीजें बताई? कौन सी 3 चीजें बताई भाई? 1 सेंटीमीटर कितने ml के इक्वल? 1 ml के इक्वल। 1 डेसीमीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल? 1 लीटर के इक्वल। और 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के इक्वल? 1000 लीटर के इक्वल। फिर मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया। 1 atm कितना? 760 mm ऑफ Hg। 1 atm कितना? 760 टोर। अगर 1 atm को पास्कल में देखे तो हम बोल सकते हैं 10 की पावर 5 पास्कल। अगर बार में देखे 1 atm को, तो 1 atm और 1 बार लगभग सेम ही होता है। ठीक है, अब V है, P है, T है, N, ये 4 चीज होती है जो गैस की सारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करती है। ये 4 ऐसी चीज है, P, V, T और N, ये 4। अगर ये 4 हमें किसी गैस के बारे में पता है तो गैस की पूरी हिस्ट्री पता है, हमें सब कुछ पता है गैस का। तो गैस की जितनी भी कैलकुलेशन होती है उसमें बस इन 4 की जरूरत हमें पड़ती है, P, V, T और N की। क्या कहना चाहता हूं समझेंगे। तो देखो यार, जो गैस की वॉल्यूम है उससे स्टार्ट करते हैं। जो गैस की वॉल्यूम है, वो जो गैस की वॉल्यूम है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोल पे भी डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, क्या कहना चाहता हूं, सिंपल भाषा में एक एग्जांपल समझाता हूं, सुनो। आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई एक बोतल पड़ी हुई है और आपने क्या किया, उस बोतल का जो ढक्कन है उसको हल्का सा खोला, हल्के से लगाया और इसको फिर दबा दिया पैर से, तो आपने देखा होगा कि ये ढक्कन है ना बहुत दूर जाके गिरता है, बहुत दूर जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है क्या? ऐसा क्यों हुआ, ये ढक्कन बहुत दूर जाके क्यों गिरा? तो जब आप इसको दबाते हो तो बोतल कुछ ऐसी हो जाती है
और ये जो ढक्कन है बहुत तेजी से बाहर भागता है, ऐसा क्यों हुआ? तो आप बोलो कि यहां पे प्रेशर बढ़ गया है। अब प्रेशर क्यों बढ़ा? तो पहले गैस थी वो ज्यादा जगह घेर रही थी, गैस की जगह आपने कम कर दी, तो गैस जब कम जगह लेती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। गैस को जब दबाया जाता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। आप उल्टा भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? जब गैस पे प्रेशर बढ़ता है तो गैस कम जगह घेरती है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं गैस की जो वॉल्यूम होते हैं वो प्रेशर के डायरेक्टली या इनवर्सली। एक और एग्जांपल देने दो फिर आप समझ पाओगे। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लो मेरे पास एक पिस्टन है। पिस्टन मतलब ऐसा कुछ है जैसा सिरिंज होते ना वैसा, ऐसा एक पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है, मूव कर सकता है, इसके अंदर गैस है। अगर आप ये बताओ अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाऊंगा, यहां इसको अगर मैं दबाना स्टार्ट किया तो गैस ज्यादा जगह घेरेगी कम जगह घेरेगी? तो जैसे इसको दबाऊंगा गैस कम जगह घेरना स्टार्ट कर दी, कम जगह में कम वॉल्यूम हो जाएगी उसकी। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? गैस की वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की। इसको एक नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है बॉयल्स लॉ। इसको क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। एक साइंटिस्ट थे बॉयल्स नाम के, उन्होंने पहली बार इसको ऑब्जर्व किया था कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसी तरीके से आपने कभी हॉट एयर बलून देखा है? हॉट एयर बलून मूवी वगैरह में तो देखा ही होगा। हॉट एयर बलून क्या कहना चाहता हूं, जो बलून होता है वो पहले ऐसे नीचे पड़ा होता है, फिर उसके अंदर है ना कुछ जलाया जाता है, आग सी जलाई जाती है। जैसी आग जलाई जाती है तो ये जो बलून है ऐसा बड़ा हो जाता है, फिर हवा में उड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉट एयर बलून। तो हुआ क्या यहां पे? तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ? गैस फैलने लग गई, दूर दूर होने लगी, और इसी वजह से बलून बड़ा हो गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है? टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम बढ़ती है या घटती है? इसको भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए यहां पे आते हैं। तो मान लो वो सेम पिस्टन है, इसके अंदर आपकी गैस है और आपने इसको गर्म करना स्टार्ट किया। जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा बताइए? जब इसको गर्म करोगे ये जो पार्टिकल इनकी स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ये जो पिस्टन है ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ये इसको ऊपर की तरफ धकेलेंगे। अगर ये ऊपर की तरफ गया तो मतलब गैस ने ज्यादा वॉल्यूम या ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम बोलो 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 बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम बढ़ती है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी एक लॉ है। अब क्या नाम है इसका तो आप देखो। इसके बाद तीसरा एक और लॉ है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। क्या कहना चाहता हूं मैं? गैस की वॉल्यूम अभी तक हमने देखा, एक तो डिपेंड कर रही है प्रेशर पे, प्रेशर को घटाने से वॉल्यूम बढ़ जाती है। दूसरा डिपेंड करे टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम बढ़ जाती है। और तीसरा है मोल्स। अगर गैस के मोल्स ज्यादा होंगे तो गैस की वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। क्या कहना चाहता हूं मैं? सिंपली ये कहना चाहता हूं कि अगर यार गैस ज्यादा लोगे ना तो गैस की वॉल्यूम भी ज्यादा होगी। कैसे? आप एक बलून भर रहे हो और आपने थोड़ी सी हवा भरी तो बलून छोटा रहेगा। अगर आपने हवा बहुत ज्यादा भर दी तो बलून क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आप जितनी हवा डालोगे बलून उतना ही तो बड़ा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो जब आप हवा भर रहे हो तो उस हवा को मैं किस चीज से मेजर कर रहा हूं? उसके मोल से। तो गैस के अगर मोल आपने ज्यादा डाले हैं तो गैस ज्यादा जगह घेरेगी, गैस की वॉल्यूम ज्यादा आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसको बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है एवोगाड्रोस लॉ। हम आएंगे यार, आने वाले हैं। अभी मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं कहीं और जाना चाहता हूं। तो देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि जो गैस की वॉल्यूम है, हमने सीखा वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और क्या सीखा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और क्या सीखा? वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। इन सबको इकट्ठा कर दिया। वॉल्यूम टी एन और नीचे आ गया पी। इसको हटाना चाहता हूं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा एक कांस्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के टी एन पी। इसको उठा लाए यहां पे
PVN। और ये जो कांस्टेंट है K, इस कांस्टेंट को मैं K की जगह R से डिनोट करूंगा, RT। कांस्टेंट ही है ये। और ये जो आपके सामने जो दिख रही है, ये जो दिख रहा है, ये बड़े काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है। ये इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। इसको बोला जाता है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है आइडियल गैस इक्वेशन? देखो, पूरी गैस की ये जन्म कुंडली है। मतलब सारा चीज गैस का हम इसी एक इक्वेशन से निकालते हैं। पूरी केमिस्ट्री में जहां भी गैस आएगी, गैस के बारे में आपको कुछ भी लगने वाला है तो ये फॉर्मूला निकाल के देगा। ये मतलब ब्रह्मास्त्र है गैसेस के लिए। तो गैस के लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गैस का, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, पी इक्वल टू एनआरटी। इससे सारी चीजें आ जाती हैं गैस के बारे में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इसको बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। और इसमें ये जो आर है इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यूज को याद नहीं करना है, इसकी वैल्यू दी जाती है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्योंकि जितनी भी गैस है सबके लिए इसकी वैल्यू सेम ही रहती है, आर की वैल्यू सेम है सभी गैसेस के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, कभी भी गैस के बारे में कुछ आएगा, गैस के बारे में आपको कुछ निकालना है तो आंख बंद करके ये फॉर्मूला यूज करना। ये फॉर्मूला यूज होता है गैसेस के लिए, एक ही फॉर्मूला है, बस आसान सी चीज है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आर के बारे में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। ये आर की वैल्यूज क्या होती हैं? वैसे तो दी जाती हैं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, इसकी वैल्यूज कई होती हैं। तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि कौन सी वैल्यू कब यूज करनी है। तो देखो, आर की वैल्यू 8.314 भी होती है, आर की वैल्यू 0.082 भी होती है, आर की वैल्यू 0.083 भी होती है। अब कौन सी यूज करें? तो यूनिट के हिसाब से डिपेंड करता है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं ये आर की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट निकाल सकते हो? यूनिट निकालनी आती है आपको? तो मैं इसको साइड में करके दिखाता हूं आपको। आर पीवी अपॉन एनटी। तो देखो, मुझे ये तो दिख रहा है कि नीचे क्या आने वाला है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन और इसकी यूनिट होती है मोल। तो ये तो फिक्स है, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होता है पूरी केमिस्ट्री के अंदर, और मोल को किस में? मोल में ही। तो ये तो फिक्स हो गया, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये तो सब में आने वाला है। अब प्रेशर और वॉल्यूम की क्या यूनिट हो सकती है? अगर हम ऐसा यूनिट में जाएं, ऐसा यूनिट, तो इसकी ऐसा यूनिट है पास्कल और इसकी ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। और इन दोनों को जब हम इकट्ठा लेते हैं तो ये बन जाता है जूल। कैसे बन जाता है यार, ये भी सिखाना पड़ेगा एक बार जल्दी से आपको। तो देखो, पीवी है, पीवी है, इसकी जो यूनिट है वो जूल होती है। ऐसा यूनिट, आप बोलो कैसे होती है ऐसा यूनिट जूल? तो जूल किसकी यूनिट है? जूल किसकी यूनिट है? आप बोलोगे वर्क की या फिर एनर्जी की। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ए से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। एरिया इनटू डिस्टेंस या एरिया इनटू कोई भी डिस्टेंस, हाइट, वो क्या बन जाते हैं? वॉल्यूम। तो वर्क और पीवी की यूनिट क्या रहती है? सेम, इसलिए जूल आता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, ये ऐसा यूनिट में जब आप पी और वी को यूज करोगे तो ये वैल्यू लेनी होती है। ये होता है ऐसा यूनिट, ये जूल पर मोल पर केल्विन। समझा क्या? नहीं समझा तो इतना समझिए, ये वैल्यू कब लेनी है? जब प्रेशर और वॉल्यूम को ऐसा यूनिट में यूज किया जाएगा, प्रेशर पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तब आपको आर की वैल्यू ये रखनी है। लेकिन हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। हम केमिस्ट्री में जो प्रेशर को मेजर करते हैं जनरली एटीएम में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को लीटर में। तो ये जो यूनिट बनेगी वो लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। अगर हम बार में जाएंगे तो वैल्यूज लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़ा सा फर्क आता है, ये लीटर बार। ठीक है, आप 0.08 तक ही हमें यूज करना है। तो अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो ना, 82 लेना, 83, 0.08 याद यूज करो बस। क्लियर है? ये आर की वैल्यू। देखो यार, इस जो सारा गेम हुआ ना, इतनी जो देर मैंने मेहनत की, थक गया हूं मैं तो। अभी कितना देर हो गया, इतनी लंबी मैं वीडियो बनाता नहीं हूं,
जनरली मैं छोटी वीडियो बनाना पसंद करता हूं। ये वीडियो काफी लंबी हो गई है। अब जितनी भी मेहनत थी, जितना भी आपको सिखाया, ये बस अब जो अगले 10 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूं उस चीज को सिखाने के लिए, वो जो आगे अगली 10 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखो अब मेन चीज आएगी। जो गैस होती है, गैस की वॉल्यूम यार फिक्स नहीं है। गैस की जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। जैसे लिक्विड के केस में आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे है ना पानी लेके आ, 1 लीटर पानी लेके आ। कितना पानी लेके आ? 1 लीटर। तो आप कुछ भी करो, पानी 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने बोला, आपको बोला कि भाई गैस लेके आ, 1 लीटर गैस लेके आ। क्या बोला मैंने आपको? 1 लीटर गैस लेके आ। तो 1 लीटर गैस, 1 लीटर गैस, 1 लीटर गैस लेके आऊं, तो आदमी सोचेगा कि 1 लीटर गैस कैसे लेके आऊं? मतलब 1 लीटर कंटेनर में ले आता हूं, 1 लीटर का जो कंटेनर है उसमें ले आता हूं 1 लीटर गैस। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यार मैं खुद समझा नहीं पा रहा हूं आपको। तो 1 घंटा हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा भी। थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर समझाता हूं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं यार, ये जो लिक्विड होता है ना, उसको हम, उसकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, लेकिन गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। मैंने आपको बोला कि 1 लीटर गैस लेके आए, तो आपने क्या एक बलून लिया 1 लीटर का, उसको भर के लेके आए। लेकिन जब आप थे, तो मान लो आप अफ्रीका में थे और अब आप आ रहे हो स्विट्जरलैंड में। अफ्रीका में टेम्परेचर ज्यादा था, तो 1 लीटर का जो बलून था वो इतना बड़ा था, ठीक है। आप स्विट्जरलैंड में आ गए, बलून हो गया छोटा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, तो वो जो वॉल्यूम थी वो कम हो गई। मैंने बोला कि मैं तो तुमसे 1 लीटर मंगाया था, ये तो तुम 1 लीटर से कम लेके आए। बोला मेरी क्या गलती इसमें? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो गैस होती है ना, उनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, वो बदल जाती है। वो टेम्परेचर और प्रेशर से बदल जाती है। अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ तो गैस की वॉल्यूम भी बदल जाएगी। तो जब भी हम गैस की वॉल्यूम बताते हैं, कभी भी गैस की वॉल्यूम बताते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर प्रेशर बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए एक कंडीशन हम रखते हैं जिसपे हम गैस की वॉल्यूम बताते हैं, उसको बोला जाता है, या केमिस्ट्री के अंदर और भी चीजों के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम एसटीपी बोलते हैं, शॉर्टकट में एसटीपी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर आपका 1 एटीएम, ठीक है। देखो ये जो एसटीपी है ना, ये अपने हिसाब से नहीं है। ये जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, अंग्रेजों की साइंस है, हमारी साइंस नहीं है। हमारी जो साइंस है उसमें ये सब नहीं पढ़ते, वो थोड़ी अलग टाइप की साइंस है। उसमें फॉर्मूले, डेफिनेशन वगैरह ये नहीं होते हैं। उसमें अधिकतर एक्सपेरिमेंटल चीजें ज्यादा होती हैं। उसमें लोग भस्म बनाना सिखाते हैं, मेटल्स से अलॉयज बनाना सिखाते हैं, बड़ी मस्त है, ठीक है। तो लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। इंडियन जो साइंस है, हम इंग्लिश साइंस को पढ़ते हैं। और ये जो एसटीपी आया है, ये अंग्रेजों के हिसाब से आया है। इंग्लैंड में आप जाओगे तो टेम्परेचर कम रहता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, तो उनके हिसाब से लिया गया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना 180। एसटीपी कंडीशन है। अगर मैं एसटीपी कंडीशन है और 1 मोल अगर गैस लेता हूं तो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगी, ये आप बता सकते हो मुझे? तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी गैस का कुछ भी निकालना है तो आप एक फॉर्मूला ही यूज करोगे। कौन सा फॉर्मूला? पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, प्रेशर, मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एनआरटी अपॉन पी। एन कितना है भाई मेरा? एन है 1 मोल। आर कितना है मेरा? 0.08। बोलिए कितना यूज करूं? अभी दिखाया था, देखो फिर से दिखाता हूं। इन सभी में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए? ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए, क्योंकि प्रेशर मेरा किस में है? एटीएम में।
तो मेरा प्रेशर एटीएम में था, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला यूज किया 0.08। मैं तो खुद भूल गया कौन सा था, 0.082। ठीक है। टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, और प्रेशर कितना है 1 एटीएम। अगर हम इसको फाइंड आउट करें, तो फाइंड आउट करते हैं, चलो कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर कितना है ये, इसको यहां उठाओ, 0.082 मल्टीप्लाई बाय 273 इज इक्वल टू 22.3 की जगह मैं लिखता हूं 4 लीटर। ये वॉल्यूम आएगी लीटर में। ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी गैस है, अगर एसटीपी पे है और 1 मोल है, कोई भी गैस, यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस, कोई भी गैस लो, फॉर्मूला तो ये लगाओगे। कोई भी गैस के लिए, हर एक गैस के लिए यही फॉर्मूला लगता है। तो अगर कोई भी गैस है, उसका प्रेशर 1 एटीएम है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 मोल है, कोई भी गैस, तो उसकी वॉल्यूम 22.4 ही रहती है। तो इस चीज को समझना, 1 मोल यही सिखाना है, यही सिखाना है। 1 मोल कोई भी गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट एसटीपी। अच्छा ये बताइए 2 मोल गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 44.8 लीटर। कब, एट एसटीपी। ठीक है। अच्छा मैंने आपसे पूछा कि भाई एक गैस है वो 67.2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है एट एसटीपी, बताइए कितने मोल हैं गैस के, बता सकते हो आप, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए कितने मोल, 3 मोल। कैसे आया, तो अपन को पता है 1 मोल अगर गैस होती है एसटीपी पे तो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती। अब कितनी मोल है मुझे नहीं पता, बस वॉल्यूम पता है 67.2 लीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स कितना आया, ये ऊपर गया 67.2 और डिवाइड बाय 22.4, ये आ गया 3 मोल। तो यहां से मोल का एक फॉर्मूला आया है और इसी के लिए सारी मेहनत हुई है, सारी मेहनत इसी के लिए। मोल निकालने हैं गैस के, किसी भी गैस के, तो आप क्या करो, उसकी वॉल्यूम, हमने क्या किया, जो गैस की वॉल्यूम दी जा रही थी, वॉल्यूम गैस की, और ये लीटर में ही लेनी है और डिवाइड कर देना उसको 22.4 से, तो आपके मोल आ जाते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मूला है, हमेशा नहीं लगाना। ये पहली चीज सिर्फ गैस के लिए लगाना है, पानी के लिए मत लगा देना, लोग लगाते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए लगाना है, ओनली फॉर गैस। दूसरा, गैस के लिए भी हमेशा नहीं, सिर्फ ओनली एट एसटीपी। इन्हीं कंडीशन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको सिखाना चाहता था, इसी के लिए सारी मेहनत हुई। ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। तो अगर गैस की वॉल्यूम दी जाए एसटीपी पे, तो हम उसके मोल्स भी निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। गैस की जो भी वॉल्यूम दी जा रही है एसटीपी पे, उसको 22.4 से डिवाइड कर देना। अगर एसटीपी नहीं है तब कैसे मोल निकलेंगे, तो एक ही फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी। 2 ही फॉर्मूले हैं गैस के केमिस्ट्री के अंदर, एक वो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा लगना है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, उससे हर चीज हो जाती है गैस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत लंबी वीडियो बन गई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।